विस्तार से हम खबरों की जाते हैं तह तक। हम खबरें खोज कर लाते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा सरोकार है सीधा आपसे। तभी तो हम हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर, मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को लेकर, मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर शिवराज सरकार क्या कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर और साथ ही युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, उसको लेकर यहाँ पर शिवराज सरकार क्या कदम उठा रही है, इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मंदसौर से हमारे जिला ब्यूरो हैदर खान मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। हैदर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर शिवराज सरकार कितनी सतर्क है, किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं? प्रदेश को इस मंदसौर जिले के नंदगी नीमच जिले दो मुख्यमंत्री इस मंदसौर जिले से गए हैं प्रदेश के अंदर। लेकिन बेरोजगारी की अगर बात करते हैं तो रोजगार को लेकर के यहाँ पर कोई ऐसा उद्योग नहीं है जो कि रोजगार यहाँ पर हो सके, क्योंकि जबकि मध्य प्रदेश तो ठीक है, मंदसौर जिले में दो मंत्री हैं। वित्त मंत्री है मंदसौर जिले के मल्हारा विधानसभा क्षेत्र से जगदीश सिंह देवड़ा है, तो वही नजदीकी सुहासरा विधानसभा क्षेत्र से हरदीप सिंह डंग है। तो दो मंत्री होने के बाद भी यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि 2019 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन यहाँ पर जो कहीं गुमटियों वाले जो रोजगार अपना यहाँ पर दिनचर्या यहाँ पर करते थे और अपना पालन पोषण करते थे परिवार का, उनको यहाँ से गुमटियां हटाकर नगर पालिका द्वारा उनको बेरोजगार कर दिया गया। और आज वो लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं उनकी बात करूंगा किस तरह की लगभग 2 साल से वो बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं। बिल्कुल। अब बात करें हैदर इनसे कि आखिरकार क्या कुछ इन लोगों की समस्या है, क्योंकि आपके पीछे में कुछ लोगों को देख रहा हूं, जैसा आपने बताया। आप इनसे बात करिए ताकि इनकी आवाज जो है वो सरकार तक, उच्च अधिकारियों तक पहुंचे। बिल्कुल ये यहाँ के जो गुमटी चालक है, इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, वर्ष 2006 में हमें मध्य प्रदेश शासन खादी ग्रामों के बोर्ड द्वारा व्यवसाय हेतु शासन की योजना के तहत गुमटियाँ दी गई थी, जिसकी बाकायदा सही मायने में होते हुए इसके नगर पालिका द्वारा प्रोसीडिंग आई चली थी, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया, एनओसी दी गई और कलेक्टर साहब के भी आदेश दिए गए। उसके बावजूद भी बिना सूचना, बिना नोटिस दिए हमें जेसीबी मशीन द्वारा हमारे सामान को गुमटी सहित घोंप डाला गया और हमारे जो साथ वाले साथी के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई करते हुए उन्हें 151 में बंद भी कर दिया गया। अब जब से लेके अभी तक हम 2019 से बेरोजगारी ही घूम रहे हैं। शासन स्तर पर अभी तक हमें कोई स्थान नहीं दिया गया है। जितने यहाँ पर गुमटी चालक संचालक कितने हम 3 लोग थे गुमटी संचालक, जिन्हें हमें शासन द्वारा स्थान दिया गया था, जिसकी बाकायदा प्रोसीडिंग फाइल चली थी है और देख रहे हैं ये जहाँ और भी यहाँ मौजूद है मुंशी। बिल्कुल पुलिस ने किस तरह से इनको बलपूर्वक यहाँ से हटा दिया गया था, गुमटियों को नगर पालिका में जाते कहीं आप 2019 में नवंबर की घटना है। 10 बजे रात से 11 बजे के लगभग नगर पालिका हमला से पूरी गाड़ी के साथ में नगर पालिका हमला आया और हम लोगों को दिया मतलब आप यहाँ से हटा दें। बिना हमको शासन द्वारा दी गई 40 की योजना अंतर्गत दी गई और नगर पालिका सब अनुमति लेकर बैठे हैं और नगर पालिका द्वारा परमिशन दी गई, लेकिन नगर पालिका द्वारा हमारी एक भी नहीं सुनी गई और जबरदस्ती मतलब जैसे कि और उसके द्वारा हमारे घूमते और हमारा सामान को तोड़ किया गया। जब मेरे आंखों के सामने तोड़ किया जा रहा था, तब मैंने पुलिस से और प्रशासन से मतलब बात करने की कोशिश की, मेरा फाइल लेके मैंने सारा दस्तावेज दिखाने की कोशिश की, लेकिन नगर पालिका सीएमओ ने ना तो उन्होंने सुनी और पुलिस द्वारा संजय प्रताप सिंह द्वारा मेरे साथ 20 सारे चौराहे पे मारपीट की, रात घोषणा की गई और गंदी गालियाँ दी गई और बोला कि ऐसे केस में डालूंगा तो जिंदगी मतलब बाहर नहीं निकलेगा। तो जिस तरह सरकार जहाँ रोजगार की बात करती है, वही प्रकार से वहाँ पर प्रशासन के बल के साथ यहाँ पर इनको मारपीट करके और इनकी जो गुमटियाँ थी जमीरत करके नगर पालिका में जमा कराती है। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग जो मेरे साथ पीछे खड़े हैं और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ
कल तक यानी कि 2 साल पहले लगातार 30 सालों तक यहाँ पर गुमटियां थी और गरीब तबके के लोग अपना रोजगार चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन शर्मा की बात तो यह है कि नगर पालिका ने बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के इन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। और भी यहाँ पर हमने क्या कहेंगे भाई साहब? सर, हमें बिल्कुल यहाँ बिना सूचना के हमारी गुमटी हटा दी गई है और हम बोले तो हमारे ऊपर थप्पड़ वगैरह मारपीट वगैरह करने की कोशिश। तो इस तरह यहाँ पर पुलिस बल का पूरा उपयोग करके यहाँ पर इनको बेरोजगारी यहाँ पर कर दिया गया है। 2 साल से ये लोग भटक रहे हैं और जबकि इनको शासन से अधिकृत थी गुमटियां और इनको यहाँ पर रोजगार करने के इनको आदेश भी थे, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल हैदर, आप इन लोगों से जानने की कोशिश करें कि आखिरकार 2 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, क्या उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले को उन लोगों ने शिकायत की? अगर शिकायत की तो क्या कुछ आश्वासन मिला? जी बिल्कुल, 2 साल से आप लोगों को यहाँ पर क्या अवगत कराएं? स्तर के ऊपर से लेके नीचे तक कलेक्टर साहब सभी को अवगत है, मगर कहीं नहीं सुनी जा रही है। और जहाँ जिस स्थान पे हम खड़े हैं ठीक इसी स्थान पे हमारी गुमटियां लगी थी, मगर ऐसा लगता है मुझे कि सामने होटल मालिक की मिली भगत के कारण पार्किंग के लिए जगह सजाए गए देख रहे हैं और कि तमाम गाड़ी पार्किंग कर रही है, जबकि खुद गैर कानूनी रूप से होटल खड़ा है और पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है। पर सब लोगों को शासन की योजना के तहत मिली स्थान वगैरह पूरा जो कि प्रोसीडिंग फाइल चली थी, एनओसी मिली थी, कलेक्टर साहब के आदेश थे और अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला था और जिसकी बाकायदा चलता रहेगा। 2 साल बीत चुके, आगे की क्या कार्रवाई है आपकी, क्या कहें? अब आगे हम इंतजार कर रहे हैं कब हम व्यवसाय से लगे, कब प्रशासन हमारी सुने। बिल्कुल, जिस तरह सुना है आपने कि इनको एनओसी थी, अनुमति नंबर था, इनका कहना है कि जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़ी होटल संचालक है, उनके इशारों पर इनको हटा दिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन बड़ा अहम सवाल ये भी है और इनसे आप जानने की यहाँ पर कोशिश ये करें कि अगर वाकई में शिकायत की इन यहाँ पर जो है परेशान है, जो पीड़ित लोग हैं उच्च अधिकारियों से, क्या उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्या उच्च अधिकारियों को कोई ज्ञापन इन लोगों की तरफ से दिया गया, कोई रिपोर्ट इस तरह के कोई माध्यम से कुछ इन लोगों की तरफ से दिया गया? सभी जगह किया है, कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया था, हमारी जो दुकान वगैरह खोली गई थी उसके बाद में कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया था, उसके बाद को भी अवगत कराया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा और अधिग्राम उद्योग बोर्ड को भी हमने अवगत कराया, लेकिन इसके लिए हमारी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और 2 साल हो गए हम बेरोजगार लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और काफी आर्थिक संकट हो रहा है कि बहुत। अगर आप इनसे ये भी जानने की कोशिश करें कि जो इनके यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए या फिर सांसद है, क्या उनके पास भी अपनी समस्या को लेकर ये लोग पहुंचे हैं? उसमें अनुसूचित जाति आयोग द्वारा मेरे साथ जो मारपीट की गई थी उसके विरुद्ध संजय प्रताप सिंह के विरुद्ध उन्होंने SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज करने के लिए उज्जैन कमिश्नर को भेजा था, लेकिन उस बात को भी कम से कम 6 से 7 महीने साल भर होना आया, अभी तक कोई सूचना नहीं आई और ना ही कोई मतलब वहाँ पे कोई संतुष्टि भरा जवाब आया। तो क्या अभी तक ये मालूम है कि जनप्रतिनिधि विधायक जयप्रकाश सिंह सिसोदिया मौका स्पॉट पर आए थे और उनको भी अवगत कराया था, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी नॉलेज में है, उनको भी अवगत करा दिया गया है और जिस समय इनका था विधायक जी यहाँ पर निरीक्षण करे गए थे, तो कहीं कहीं इस तरह की मामला सामने आया, जिस तरह कहा कि जो बेरोजगारी है इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, किस तरह इनकी यहाँ पर रोजगार चल रहा था, 2 साल तक बेरोजगारी से घूम रहे हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि इन्होंने राज्य सूचना आयोग को भी पूरी जानकारी दी, जहाँ पर सूचना आयोग ने संबंधित इनके खिलाफ जो इनके साथ मारपीट गई है, पुलिस बल का प्रयोग किया गया है, उनको भी यहाँ पर दोषी पाया गया है और ये मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। जी बिलाल जी, बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है हैदर की आखिरकार राज्य सरकार यानी कि शिवराज सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, वहां की जनता के लिए नए नए रोजगार लाने की बात करती है। अगर इस तरीके से युवाओं के यहाँ पर लोगों के रोजगार छीन लिए जाएंगे तो फिर वो दावे और वादे कहाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कहने के जहाँ चुनाव के समय में जो बिगुल बजाया जाता है, चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं कि बेरोजगारी को रोजगार दिया जाएगा, इसी को देखते हुए लगभग मंदसौर, नीमच और रतलाम कहीं न कहीं बहुत ही प्रदेश का वो पिछड़ा हुआ जिला है, जहाँ पर यहाँ के युवा है, चाहे वो अन्य जिलों में जाकर वो अपना रोजगार जाने, कई इंजीनियर है, कई
जो अन्य जिलों में जाकर के अपना रोजगार जमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो आप देख सकते हैं, मंदसौर में ऐसे कई बेरोजगारी हैं जो अपना व्यवसाय से दूरी बनाए हुए हैं 2 साल से। बताना चाहूंगा कि मंदसौर विगत दिनों जो शराब कांड हुआ था, जहरीली शराब कांड, वो शराब विधानसभा क्षेत्र जो वित्त मंत्री यानी कि आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा का विधानसभा क्षेत्र था, और विगत दिनों भी उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र पिपलिया मंडी में देसी के लाइसेंस की दुकान के अंदर इंग्लिश की शराब बड़ी मात्रा में मिलना एक पुलिस के लिए सवाल खड़े करता है, आबकारी के लिए भी सवाल खड़े करता है। लेकिन वो दुकान वापस संचालित हो रही है और जो लाइसेंस जो मालिक था उसके ऊपर ना कार्रवाई करते हुए उसके नौकर पर कार्रवाई कर दी गई है और थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया, लेकिन आबकारी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। उसी से लगातार लगता है मरहागा विधानसभा क्षेत्र में जो हाईवे जो है वो हाईवे की दुकानों पर जो नियुक्त कलेक्टर साहब ने जिस तरह से आदेश किया गया था कि कई होटलों पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, लगातार उनको पर देखा जा सकता है कि क्या वहाँ पर शराब मिल रही है, किस प्रकार की मिल रही है, लाइसेंस है कि नहीं है, लेकिन कोई भी अधिकारी वहाँ पर देखा नहीं गया है। और अभी भी जिस तरह से 8 दिन पहले भी जो पिपलिया मंडी में एक शराब माफिया पर जो कार्रवाई की गई है वो प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सवाल खड़े करता है। लेकिन अवैध शराब और साथ ही शराबबंदी को लेकर बीजेपी के बड़े नेता हैं उमा भारती, उन्होंने भी शिवराज सरकार पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि शराबबंदी को लेकर जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हैदर की जिस तरीके से लगातार अवैध शराब की बात हो या फिर जहरीली शराब की बात हो, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, आबकारी विभाग कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या कुछ मुख्य वजह मानी जाए? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि आबकारी विभाग इतनी बड़ी वारदातें यहाँ चुकी, बड़ी घटना हो चुकी है। लगभग शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से यहाँ पर लगभग 9 लोगों की मौत यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में हो चुकी थी। उसके बाद में गृह विभाग के जो विभाग के सचिव रहे दिलीप जो राजौरा जी हैं, उन राजौरा साहब, उनके यहाँ पर एसटीएफ की टीम ने यहाँ पर जांच दल बिठाया गया, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरती है, थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर जाता है, चौकी प्रभारी को लाइन अटैच कर जाता है, लेकिन आबकारी विभाग पर कहीं न कहीं गाज नहीं गिरती, क्योंकि जबकि उनके ऊपर गाज गिरना चाहिए, क्योंकि वो उनका क्षेत्र रहता है, उनका बीट रहता है, और वो विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर शराब कांड लगातार हो रहा है, और वो शराब कांड, जहरीली शराब कांड जो पूरे प्रदेश देखिए पूरे देश में गुजरा था, और उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र, आबकारी मंत्री का विधानसभा क्षेत्र। सवाल तो ये बड़ा खड़ा करता है कि आबकारी मंत्री के क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी वारदात अगर इस विधानसभा क्षेत्र में होगी तो अन्य जिलों में, अन्य प्रदेश में क्या देखा जाएगा? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल निकलकर सामने आता है। बात अगर मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर की जाए हैदर की, क्योंकि यहाँ पर जब जो है यूरिया की बड़ी किल्लत किसानों के सामने रहती है, दूसरी तरफ किसान जिस तरीके से कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ माना जाए कि राज्य सरकार यानी शिवराज सरकार किसानों को लेकर कितनी संजीदगी यहाँ पर काम कर रही है? जो यूरिया की समस्या रहती है उसको कैसे दूर करने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल, किसानों की अगर बात करते हैं तो मंदसौर जिला, आपको पता होगा, मंदसौर वो जिला है जहां किसान आंदोलन हुआ था और वो लगभग यहाँ पर किसानों की यहाँ पर मौत हो गई थी, और उसके बाद में पूरे देश में हुआ था। तो वही विधानसभा क्षेत्र मलारगढ़ी था। तो कहीं मंदसौर को किसान आंदोलन के नाम से भी अन्य जिलों में और देशों में नाम से जाना जाता है। बताना चाहूंगा कि 2019 की वो जो बारिश हुई थी मंदसौर के अंदर, जिस तरह से किसानों का जो वहाँ पर नुकसान हुआ था, और जो सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार ने दावे किए थे कि उनका सही मूल्यांकन करके, सही आकलन करके उनको फसल बीमा दिया जाएगा, लेकिन अब तक भी किसानों को उस फसल का मुआवजा नहीं मिला है, और वो किसान अब तक रो रहा है कि 2019 का मुआवजा नहीं मिला है। और ये एक बार फिर बारिश चल गई है, उसके बाद सोयाबीन में लगातार जो घटत सामने आ रही है कि बारिश अभी सर पर है, और किस तरह से यहाँ पर किसानों को उस बारिश का सामना करना पड़ा, कई लोगों की फसल नष्ट हो गई है। और बात करते हैं मंदसौर शहर की, तो मंदसौर शहर का वो हदय जो सम्राट मार्केट, सुभाष चौक, नरसिंह धान मंडी, वो मंदसौर शहर का वो हदय है, और उस हदय को कहीं न कहीं निकासी लगभग इन 5 सालों में 4 नगर पालिका अध्यक्ष चेंज हो गए, लेकिन उसका निकासी नहीं कर दी गई है। तो कहीं न कहीं शासन पे, प्रशासन पे सवाल तो खड़े हो रहे हैं फिलहाल जी, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ बेरोजगारी का मामला सामने आया है, कहीं किसानों का मामला सामने आया है, कहीं जहरीली शराब का सामने आया है। तो 2 मंत्री होने के बावजूद भी अगर इस तरह के अहम मामले सामने आ रहे हैं तो सरकार पे सवाल तो खड़े होना लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर बढ़ती हुई महंगाई की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, और साथ ही कुछ खाद्य पदार्थों की भी जो है चीजों में यहाँ पर जो है वृद्धि हुई है उनके दामों में,
उसको लेकर क्या कहेंगे? वहां की जनता कैसे देख रही है? किस तरीके से जनता की जेब पर जो है बोझ पड़ रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, जिस तरह महँगाई को लेकर के आम व्यक्ति पे जो मार पड़ रही है, जिस तरह का उनको कहीं न कहीं बेरोज़गारियों को भी इसका फेस का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं सिलेंडर को भी कांग्रेस, जो विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी इस चीज़ को ठीक से मुद्दे को भुना नहीं पा रही है कि कहीं न कहीं बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महँगाई चरम पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस लगातार कहीं न कहीं गैस सिलेंडरों की इस तरह की कर रही है, तो कई मंत्रियों के यहाँ पर पुतला भी दहन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन महंगाई चरम पर है, चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे डीजल का मामला हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो। बिल्कुल। बिलाल जी लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर आम गरीबों को उसकी मार पड़ रही है। जी बिल्कुल, और कहीं न कहीं जो है महँगाई के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की जाए, किस तरीके से कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है? क्योंकि विपक्ष की भी एक बड़ी जो है ज़िम्मेदारी होती है। किस तरीके से वो सवालों को उठा रही है, किस तरह से मुद्दों को उठा रही है ताकि जनता की जो परेशानी है, उसको सरकार तक पहुँचाने का काम किया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल बिलाल जी, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इसी तरह से जो कांग्रेस ने 14 महीनों तक इस मध्य प्रदेश सरकार ने आगाज किया था और राज किया, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इन मुद्दों को ठीक से भुना नहीं पा रही है कि महंगाई कहाँ पहुंच चुकी है, महंगाई की मार किन गरीबों को पड़ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं से वो राशन कीट तक ही, राशन की दुकान तक जाके सिमट जा रहे हैं गरीब। लेकिन वो अगर बात करते हैं कि उनको उज्ज्वल योजनाओं की, तो कहीं न कहीं सिलेंडर दे दिए गए हैं, लेकिन उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, उसको ले नहीं पा रहे हैं, उसका लाभ मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि सिलेंडर उनके पास में है, चूल्हा है, लेकिन टंकी अभी खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं गली मोहल्ले और महिलाओं में ये आंकड़ों देखा जाता है। अगर घर गृहस्थी की अगर बात करते हैं, महिलाओं में आंकड़ों सिलेंडर और इसकी कहीं न कहीं बिजली के बिलों को माफ करने के लेकर, उसकी बढ़ोतरी को लेकर के, उसकी कटौती को लेकर के भी कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन सामने आए हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को ठीक से भुना नहीं पा रही है। कांग्रेस को चाहिए कि विपक्ष में रहकर जो जनता के साथ हो रहा है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो रहा है, चाहे वो किसी भी मामले को लेकर हो रहा है, उस ठीक से उसको शासन प्रशासन तक पहुंचाए और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है मुद्दों को और अच्छे तरीके से उठाने की आवश्यकता है। हैदर, अगर बात मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध की जाए, क्योंकि लगातार है यहाँ पर मध्य प्रदेश में लूटपाट की घटनाओं में भी लगातार इजाफा हुआ है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो किस तरीके से कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रहा है ये आप देख सकते हैं कि मंदसौर जिला जो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, जहाँ 2 मंत्री हैं, और इस मंदसौर जिले में और मंदसौर के नजदीकी जिले यानी कि नीमच जिले की तहसील मनासा ने 2 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार को दिए। चाहे सुंदरलाल पटवा की बात करते हैं या शैलजा मंत्री जी की बात करते हैं, 2 मुख्यमंत्री होने के बाद मंदसौर में जिस तरह की आप हालत देख रहे हैं, और मंदसौर जहाँ पर जब कांग्रेस के होया करते थे विधायक, बीजेपी में मंत्री पद पाने के बीजेपी में चले गए और आज वो मंत्री हैं। तो कहीं न कहीं उस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर किस तरह की, हालांकि ऐसी टिप्पणियां सामने आती है, ऐसी चीज सोशल मीडिया पर आती है कि कहीं न कहीं प्रशासन जो है वो जनप्रतिनिधियों के अधीन में काम कर रहा है। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन उनके दब के काम करता है, किस तरह के कर रहा है, ये आप सबके सामने है। जी बिल्कुल। लेकिन बात अगर जिस तरीके से लगातार जो है मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो कितने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और कितने लोगों को अभी तक कोरोना का टीका लग चुका है? बिल्कुल, वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जिस तरह से लोगों में जो डर था, बिलाल जी मैं बता दूं कि जैसे ही वैक्सीनेशन लगाने के जो लोगों में डर था, तो वो लोगों से डर अब हट चुका है। लोग अब वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और लगा रहे हैं, जो टारगेट और वो टारगेट भी पूरा कर रहे हैं। उसका मूल उद्देश्य है कि जो आंगनवाड़ी क्षेत्र है, चाहे वो विधिक न्यायालय प्राधिकरण की बात करते हैं, चाहे वो पैरालीगल वॉलंटियर के माध्यम से और आंगनवाड़ी के माध्यम से जिससे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो गलत अफवाहें पहले चली जा रही थी कि टीका लगाने से सरकार की वारदात हो रही है, उन लोगों को जो प्रचार कर रहे थे उनको अब उनका हट चुका है, क्योंकि वैक्सीनेशन पूरा टारगेट हो रहा है और लगातार कई वैक्सीनेशन सेंटरों पे भीड़ लगी जाती है और वैक्सीनेशन के टारगेट पूरा हो रहे हैं और अब जो लोगों में डर था वो खत्म देखा जा सकता है। बिल्कुल। अगर बात दूसरी तरफ यहाँ पर हैदर की जाए, जिस तरीके से कोरोना काल के चलते स्वास्थ्य विभाग में कई प्रकार की खामियों को देखने को मिला था, वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से अभियान और तेज किया जा रहा है और आने वाली जो तीसरी लहर है, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है,
उसके बचाव को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है और कितनी तैयारियां कर ली गई हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के जिस तरह से आगाज रहने के लिए जो प्रशासन लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसे किस तरह से सामना करना है, तो उसी को लेकर मैं बताना चाहूंगा बिलाल जी आपको कि मंदसौर जिला आज की तादाद में जो लगभग 975 मरीज मंदसौर जिले में डेंगू के पाए गए हैं और लगातार जो मामले आ रहे हैं वो शहरी क्षेत्र से आ रहे हैं, लेकिन नगर पालिका की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार शहरी क्षेत्र में फॉगिंग और वहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं और डेंगू हाई स्पॉट हो चुका है मंदसौर जिले में। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले में डेंगू के लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन और जो अधिकारी हैं वो लगातार कोरोना के तीसरी लहर को लेकर के भी आगाज कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना से बचाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हैदर, एक तरफ तो जिस तरीके से कोरोना के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, डर लोगों में है, लेकिन दूसरी तरफ डेंगू का भी प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे कैसे अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि अब डेंगू के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाए और साथ ही अब जनता को उसका सीधा फायदा मिले और अभियान को लेकर जागरूक जनता हो? बिल्कुल बिल्कुल, डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए प्रशासन की मुहिम चलाई जा रही है, शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही है, ग्रामीण अंचलों में चलाई जा रही है, तो कहीं के पंचायत क्षेत्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मंदसौर क्षेत्र की बात है तो वहाँ का वार्ड बाई वार्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता लगातार वार्डों में जाकर लोगों से आगाह कर रही है कि आप अगर आपको बुखार अगर आता है और डेंगू के कोई लक्षण पाए जाते हैं तत्काल तो आप अस्पताल में जाके अपनी जांच कराएं। तो लगभग ये मानते हैं कि लगभग 2200-2500 यानी 2500 जांचें डेली अप डाउन मंदसौर जिले चिकित्सालय में इसकी रिपोर्टिंग की जा रही है और लगभग 1600 रिपोर्ट डेली यहाँ पर जो मरीजों को दी जा रही है। तो लगभग लगातार जो है उसका प्रचार किया जा रहा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि मच्छरों से बचिए, अपने जमा घर में जो आसपास से कहीं पानी भरा है तो उसको दूर रखा जाए, घरों में मच्छर ना होने दे, मच्छरों से आप भी बचिए, अपने बच्चों को भी बचाएं और कहीं न कहीं जो डेंगू के जो कई लक्षण हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल हैदर, अगर बात सरकारी अस्पतालों की जाए, चाहे वो जिला अस्पताल हो या फिर दूसरे अस्पतालों की बात कीजिए, तो वहां पर व्यवस्था कैसी है? किस तरीके से मरीजों को इलाज मिल पा रहा है? किस तरीके से मरीजों के साथ तुरंत वहां पर जो अब तीमारदार पहुंचते हैं, उन तीमारदार जो मरीजों को लेकर पहुंच रहे हैं, इलाज तुरंत शुरू हो जाता है? रिपोर्ट की जैसी समस्या थी उसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल ये अहम सवाल है। कोरोना के समय भी जिला अस्पताल पर कई सवाल खड़े हुए थे और अब डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इस पे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मंदसौर जिला अस्पताल तो अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं स्टाफों की डॉक्टर की कमी है और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट तो बराबर है, इंस्ट्रूमेंट पुख्ता है, साथ साथ सरकार ने भी यहाँ पर कई तरह की ट्रीटमेंट की यहाँ पर कई एसेसरीज यहाँ पर प्राप्त कराई, लेकिन उसको संचालित करने वाला, उसको ऑपरेट करने वाला कोई डॉक्टर या कोई कंप्यूटर यहाँ पर है नहीं। तो कहीं न कहीं बड़े अगर ऐसे केसेस आते हैं तो उनको उदयपुर रेफर कर दिया जाता है या फिर इंदौर रेफर कर दिया जाता है या फिर अहमदाबाद रेफर किया जाता है। तो कहीं न कहीं जो जनता के बीच में एक मैसेज बन गया था कि जिला अस्पताल रेफर अस्पताल बन गया है, उसका मूल कारण ये रहा है, बिलाल जी बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ की कमी है और कहीं न कहीं अगर जो मशीनरी यहाँ पर्याप्त होते हैं लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला कोई डॉक्टर या कोई संचालक नहीं है क्योंकि उसको कैसे ऑपरेट किया जाए। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये थी कि यहाँ पर सोनोग्राफी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर था। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कई ऐसी रिपोर्टें हैं, जांची रिपोर्ट, जिसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे थे। तो यहाँ पर प्राप्त लेकिन ऑपरेट करने वाले की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर जिस तरीके से कोरोना काल में यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी भी देखी गई है, पूरे कई ऐसे राज्य थे, मध्य प्रदेश में भी उनमें से एक था, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि ऑक्सीजन प्लांट की संख्या को बढ़ाया जाएगा, उस सुविधा को बढ़ाया जाएगा, तो उस क्षेत्र में किस तरीके से काम किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये अहम सवाल है बिलाल जी। कहीं न कहीं कोरोना काल के अंदर जिस तरह से कहीं मरीजों को, कहीं परिवारों को अपना परिवार खोने का भी जो जिस तरह से सामने आया था और किस तरह से यहाँ पर कोरोना काल के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तत्कालीन यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट जो तत्कालीन कलेक्टर थे मनोज पुष्प, मंदसौर के एसपी सिद्धार्थ चौधरी, इन्होंने यहाँ पर और प्रसाद मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम, इन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर के भी
बहुत बाद में यहाँ पर जागे, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं कमी थी। तो मंदसौर के जो कोरोना पेशेंट थे उनको आसपास के जिले में, नीमच में, यहाँ रतलाम उनको रेफर कर दिया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी और कहीं न कहीं ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि कहीं मरीजों के पेरेंट्स परिवारों का कहना था कि हमारे मरीज की मौत ऑक्सीजन से हुई है। इसका लेकिन कहीं किसी को भी प्रमाण नहीं दिया गया कि इनकी मौत कैसे हुई है, वो सिर्फ कोरोना बताया गया, लेकिन इसकी मौत अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन से हुई है। लेकिन इसकी मात्रा में अगर बात करते हैं, कोरोना जैसे जैसे सख्ती से जो बढ़ता जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने उसको कंट्रोल किया। तो डैमेज कंट्रोल की स्थिति में जब कोरोना आया, जब जाके यहाँ पर प्रशासन की नींद खुली और यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट यहाँ पर शुरू किया, तब जाके मरीजों को यहाँ पर उपचार ठीक से मिले। तो कहीं प्रशासन को आगाह रहने की आवश्यकता है, किस तरह से यहाँ पर मरीजों को अगर ऐसी स्थिति बनती है तीसरी लहर की, जिस तरह की प्रशासन भी आगाह कर रहा है कि तीसरी लहर से बचिए और ये मास्क लगाए, सैनिटाइज करिए, अन्य चीजों को ना छुए। तो कहीं न कहीं इस तरह की प्रशासन अपील तो कर रहा है, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि ऐसी स्थिति से लड़ने के लिए पहले ऐसे इंस्ट्रूमेंट की या पहले ऐसी प्लांट की व्यवस्था की जाए, तो कहीं भी मरीजों को दूसरी जगह रेफर ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मेरा सवाल है आपसे कि आखिरकार युवाओं को रोजगार कैसे देने को लेकर सरकार कदम उठा रही है। दूसरी तरफ संविदा कर्मियों की अगर बात की जाए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर तैनात है या फिर वो बिजली विभाग में तैनात है, लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में क्या अगला कदम इन लोगों का हो सकता है या फिर सरकार को रोजगार देने को लेकर क्या कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल, चाहे आशा उषा के कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारियों की बात करते हैं, तो या कहीं बेरोजगारियों की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं इनकी बात को लेकर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में आशा उषा कार्यकर्ता लगातार धरना दे रही है। कई जगह मंत्रियों के भी पुतले यहाँ पर दहन के जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार कहीं न कहीं नाकाम हो रही है। लेकिन इनकी जो मांगे हैं कि हमें भी जो हमारी पूर्व 12 घंटे की ड्यूटी रहती है, 12 घंटे हमें घर घर जाकर उनका करना पड़ता है, डिलीवरी महिला को ले जाकर हमको वहाँ अस्पताल रेफर करना पड़ता है। तो कहने के आशा उषा की जो मांग है कि हमें स्थायीकरण कर दिया जाए, या हमारी मांग हमारा वेतन बढ़ाया जाए, या इन बेरोजगारी की बात कर ले, 2 साल से ये बेरोजगार यहाँ पर गुमटी चालक है जो अपने परिवार पालन पोषण कर रहे हैं, महंगाई का दौर चल रहा है, कोरोना से पीड़ित है, कोरोना भी इन लोगों को, इनके परिवार में भी कोरोना से कई लोग रहे थे, अब डेंगू के लाचार है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार इनको सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। शुक्रिया आपका हैदर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि आखिरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब जो लगातार अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर क्या कार्रवाई कर रही है, और दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम कैसे लगेगी, युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा, और जो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है उसको लेकर भी क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।